हेलो दोस्तों। अब यहाँ पे हम न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। बायबैक, एनबीएफसी, ईसोप जैसे कई चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अब हम कंसोलिडेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी सभी चैप्टर की तरह आसान चैप्टर है। बेसिकली आपके एडवांस अकाउंट के कोर्स में जितने भी चैप्टर्स है वो सारे के सारे आसान से चैप्टर्स है। यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आती है, ठीक है। लेकिन ये मेरा फेवरेट चैप्टर रहता है कंसोलिडेशन। बिकॉज़ यहाँ पे ये कारण नहीं है कि इसमें जो है आपके पास में जो कॉन्सेप्ट है वो इजी है, ये कारण की वजह से फेवरेट नहीं है। कारण इसका ये है कि इसमें कॉन्सेप्ट तो आपके पास में इजी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो इजी है, प्लस ये जो है 10 से 15 नंबर मिनिमम जो है मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आते रहता है इसमें, ठीक है। इसके अंदर आप प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई कंसोलिडेशन में से 10-15 इस तरीके से मार्क्स के क्वेश्चन आते रहे। तो इजी चैप्टर है और 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है कि अगर आप ये चैप्टर पे थोड़ा सा ध्यान दें तो बेहतर रहता है। अब देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, किस तरीके से। देखिए, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन चैप्टर के अंदर यहाँ पे आपको करना क्या होता है। सबसे पहले मेन चीज़ तो यहाँ पे कहा जाता है कि आपको क्या करना होता है। दो कंपनी की वो इन्फॉर्मेशन देगा क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन होता है, दो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे लूँ तो आपके पास में दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, ठीक है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन देगा और फिर आपको कहता है कि भाई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइए इनका। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइए, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के दीजिए। तो कंसोलिडेटेड, यहाँ पे मैं कहूँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब होता है आपके पास में दो कंपनी आपको दी जाती है, तो दोनों कंपनी की इंफॉर्मेशन को ऐड करके यहाँ पे आप जो है एक इंफॉर्मेशन बनाइए, उसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मतलब इसका समझाता हूँ। देखिए, इसका मतलब होता है कि कंपनी ए है, इनके पास मान लीजिए असेट्स है। टोटल असेट की बात करूँ इनके पास, तो इनके पास एसेट्स है आपके पास में, मैं कहूँ रुपीज़ 4 लाख कर देता हूँ, 4 लाख रुपीज़ की असेट है, ठीक है। और लाइबिलिटी आपके पास में है, लाइबिलिटी रुपीज़ आपके पास में है 3 लाख, ठीक है। ये कंपनी ए के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कंपनी आपके पास में ए, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी बी की बात करते हैं। कंपनी बी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास में असेट्स है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए के, और लाइबिलिटीज़ है आपके पास में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास में, ये एग्जांपल लिया। ये आपकी किसकी इन्फॉर्मेशन है, बी की, ठीक है। ये दो चीज़ मैंने कही। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिंपली अगर मैं कहूँ कि ए और बी की, यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देगा कि असेट में इतनी सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी है आपके पास में, फर्नीचर है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आपको लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन देगा, फॉर एग्जांपल बिल्स पेएबल है हमारे पास में, क्रेडिटर है, ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा। तो ऐसे दो कंपनी की इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपके पास में बनाइए, ठीक है। तो हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना होता है। हालांकि मैं अभी आपको टी फॉर्मेट में बता रहा हूँ। बेसिकली हमें तो अपना जो मेन फॉर्मेट है उसी तरीके से चलाना है, शेयर होल्डर्स फंड वगैरह, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मेट तो पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा जब टाइम आएगा। फिलहाल मैं आपको सिंपली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना क्या है, इस चैप्टर में हमें करना क्या है। तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाता है और दो कंपनी की इन्फॉर्मेशन देता है क्वेश्चन में। तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। ये दोनों कंपनी की लाइबिलिटी का टोटल करो और लाइबिलिटी साइड डाल दो, और असेट का टोटल करो, असेट साइड डाल दो। ये आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, काम खत्म। लाइबिलिटी कितनी है, 3 लाख, और यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी है, 1 लाख। आपको कहा गया है कि ए और बी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइए, तो हम क्या करते हैं,
लाइबिलिटी बताइए। लाइबिलिटी है आपके पास में 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख। और असेट बताइए कितनी है। तो असेट्स आपके पास में है 4 लाख प्लस 5 लाख 9 लाख रुपीज़। और आपके पास में काम ख़त्म, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट काम ख़त्म। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। बस असेट में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, लाइबिलिटी में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, आपको टोटल करके डाल देना होता है। मेन बेस यही है आपके पास में। लेकिन जब मैं बेस की बात करता हूँ तो जब भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात करें तो एक और चीज़ ऑलवेज ध्यान रखना, क्या कि ए और बी जो कंपनी की बात कर रहे हैं कि इनके बारे में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी बनता है जब ये दो कंपनी, जिन कंपनी की बात कर रहे हैं आप, ये दो कंपनी के बीच में होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशनशिप हो। ठीक है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशनशिप हो, तभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन सकता है। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो कंसोलिडेटेड आपके पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन सकता। अब मैं यहाँ पे वापस से आपको याद करवा दूँ कि होल्डिंग और सब्सिडरी का मतलब क्या होता है। वैसे तो आप अर्लियर स्टेज पे पढ़ के आते हैं और अभी भी पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, कि आपके पास में 50%, मोर देन 50% मैं कहूँ होल्डिंग है, मोर देन 50% होल्डिंग आपके पास में रहती है, तो उसे हम कहते हैं कि एक कंपनी जिनके पास आपके पास मोर देन 50% आपके पास में है, उसे हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। फॉर एग्जांपल आपके पास में ए होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या हुआ कि इसके पास 50% से ज़्यादा, मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा इनके पास में क्या है, इनके पास में इनके शेयर्स कैपिटल है। बी के शेयर कैपिटल में से मोर देन 50% ए के पास है, यहाँ पे माना जाएगा। तो अगर ए होल्डिंग कंपनी है तो जिनके शेयर्स परचेज कर लिए हैं 50% से ज़्यादा, वो सब्सिडरी कही जाएगी। ठीक है, तो ये बेस है आपके पास में। ये चीज़ आपको समझ में आती है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चैप्टर की ही पहली कंडीशन है कि अगर ये चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो, इन शॉर्ट में कहूँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहते हो, तो वन ऑफ द मेन कंडीशन आप कह सकते हैं कि होल्डिंग एंड सब्सिडी का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो भूल जाओ आपके पास में कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सकता है, ये बात ही भूल जाइए आपके पास में। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर का, सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि क्या होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशनशिप है। अगर है तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन सोल्व करिए। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, आपके पास में ये क्वेश्चन नहीं है कंसोलिडेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली लिख दो कि कंसोलिडेशन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन 100% मैं आप आई एम श्योर कि आपके पास में अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे होल्डिंग एंड सब्सिडी का रिलेशनशिप होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर होल्डिंग और रिलेशनशिप नहीं होगा होल्डिंग सब्सिडी का, तो सीधी सी बात है वहाँ पे ही क्वेश्चन ख़त्म हो गया, स्टार्ट ही नहीं होगा आगे। तो सीधी सी बात है कि आपके पास में यहाँ पे होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशनशिप होगा होगा और होगा, लेकिन होने से कुछ नहीं होता। ये आपको होल्डिंग एंड सब्सिडी का रिलेशनशिप है, 50% से ज़्यादा कैपिटल है, ऐसा आपको एक वर्किंग नोट बना के दिखाना होगा। इसके भी नंबर होंगे, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो मैंने आपको जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी कि कंसोलिडेटेड आपके पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जब भी आपको पूछा जाए कि कंसोलिडेटेड आपके पास में बैलेंस शीट वगैरह बनाइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाइए, तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है। तो देखिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाए आपको सिंपली, तो आपको यहाँ पे 4 वर्किंग नोट कंपलसरी बनानी पड़ेगी। 4 वर्किंग नोट मतलब कि ये समझिए, ये 4 वर्किंग नोट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये वर्किंग नोट आपको आती है तो क्वेश्चन ख़त्म है, मतलब कि चैप्टर ही ख़त्म है, मैं कह दूँ चैप्टर ही ख़त्म है आपके पास में। ठीक है, 4 वर्किंग नोट आपके पास में अगर क्लियर है तो ये चैप्टर ही ख़त्म है। ठीक है, अगर ये 4 वर्किंग नोट कर लेते हो तो काम ख़त्म। देखिए, वर्किंग नोट में आपको ये बनाना होगा, ये इसकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट बैलेंस शीट में आपकी जाती है और बैलेंस शीट में जाने से बैलेंस शीट आपके पास में ख़त्म। कंसोलिडेटेड चैप्टर में
क्या क्या वर्किंग नोट बनानी है। सबसे पहली वर्किंग नोट आपको बनानी है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का जो है प्रॉफिट का एनालिसिस आपको करना है। फॉर्मेट बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है कि प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट। पोस्ट प्रॉफिट में 2 कॉलम बनाइएगा, पीएनएल और जनरल रिजर्व, और यहाँ पे भी आपके पास में पीएनएल और जनरल रिजर्व। अब मैं एग्जांपल आपको दूँ, आपके पास में देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, एग्जांपल ठीक है, एग्जांपल मैंने आपके पास में यहाँ पे रखा है। ये देखिए क्या कहता है एग्जांपल। देखिए एग्जांपल कहता है कि एक ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, दो कंपनी है आपके पास में, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ठीक है, दो कंपनी है आपके पास में, एक ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के टोटल शेयर्स में से 60% शेयर इनके पास है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। सीधी सी बात है कि 100% कैपिटल में से ए की 100, बी लिमिटेड की 100% कैपिटल में से, ठीक है, 60% किसने परचेस कर लिया? 60% जो है वो ए लिमिटेड ने परचेस कर लिया है। ठीक है, तो 60% मतलब कि मोर देन 50% आपके पास में कैपिटल है, परचेस कर ली गई है। तो सीधी सी बात है कि ए जो है वो होल्डिंग कंपनी है और बी जो है वो सब्सिडी कंपनी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका। यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो 60% कैपिटल मैंने कहा ए ने परचेज कर ली बी की, वो कब परचेज की? तो मैंने डेट दे रखी है 1/10/2001 को एक्वासेशन कर लिया आपके पास में। ए लिमिटेड ने ये 60% कैपिटल जो बी लिमिटेड की है वो परचेज कब करी? 1/10/2001 को। ठीक है, ओके सर। अब मैंने कहा कि 1/10 जब भी आप एक्वासेशन करते 1/10/2001 को किया, 1/10/2001 के पहले का समय, 1/10/2001 के पहले का समय हम कहते हैं प्री पीरियड है। ठीक है, तो प्री पीरियड 1/10 तक का समय आपके पास में, मैं कहूँ कि ईयर स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके 1/10 तक का समय जो है, वहाँ तक आपने जितना भी प्रॉफिट किया उसे हम कहते हैं प्री प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट। ठीक है, और 1/10 के बाद जो आपका पास में प्रॉफिट है वो क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा पोस्ट प्रॉफिट। ये बी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि बी लिमिटेड का जो है यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है वो शेयर होगा। ठीक है, जो भी प्रॉफिट है वो आपके पास में शेयर होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो बी लिमिटेड का टोटल जितना भी प्रॉफिट है, टोटल जितना भी प्रॉफिट है, इसमें 1/10 तक का जो प्रॉफिट है, 1/10 तक का प्रॉफिट है वो प्री पीरियड होगा, क्योंकि वहाँ तक आपके पास में पूरे के पूरे 100% शेयर्स थे। यहाँ पे 1/10 तक तो आपके पास में 100% शेयर्स थे। 1/10 को क्या हुआ? ए लिमिटेड ने 60% आपके शेयर परचेज कर लिए। तो यहाँ से लेके इसके बाद का टाइम जो है उसे हम कहेंगे पोस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब मैंने इन्फॉर्मेशन दी, क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन देगा कि कहता है कि 1/10 तक का प्रॉफिट जो बी लिमिटेड का है वो कहता है 8000 पीएनएल में पड़ा हुआ है प्रॉफिट, और जनरल रिजर्व आपके पास में 10,000 है। तो बताइए 1/10 तक का प्रॉफिट क्या कहा जाएगा, प्री या फिर पोस्ट? सर प्री कहा जाएगा, क्योंकि 1/10 को एक्वायर हुआ है, तो 1/10 के बाद का टाइम पीरियड पोस्ट है, 1/10 से पहले का टाइम पीरियड प्री है, तो ये प्री प्रॉफिट है आपके पास में टोटल। ठीक है, जिसमें 8000 पीएनएल है और 10,000 आपके पास में जनरल रिजर्व। अब मैंने एक और इन्फॉर्मेशन दी जहाँ पे मैंने आपको कहा कि 31 मार्च को मैं कहूँ टोटल आपके पास में जो प्रॉफिट है, टोटल आपके पास में जो प्रॉफिट है वो कितना है? तो मैंने कहा टोटल आपके पास में प्रॉफिट पीएनएल में 18,000 है और जनरल रिजर्व में 20,000 है। 31 मार्च को मैं, 31 मार्च यहाँ पे कौन सा ईयर आएगा आपके पास में? 2001, तो यहाँ पे 2000 ब्लैक पेन, 2002 आपके पास में। ठीक है, तो मुझे ईयर एंडेड पे टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिख रहा है? 18,000 का प्रॉफिट दिख रहा है और 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। 20,000 का जनरल रिजर्व, 18,000 का पीएनएल। ठीक है,
अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहला मेन चीज़, क्या ये 18,000 में ये प्री प्रॉफिट एडेड होगा या फिर नहीं? ये 20,000 में ये जो आपका प्री जनरल रिजर्व है 10,000, ये एडेड होगा या फिर नहीं, ये बताओ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, 31 मार्च को टोटल इन्फॉर्मेशन मुझे ये दिख रही है टिल 31 मार्च। मैंने ये नहीं कहा 1/10 से 31 मार्च, मैं कहा, और मैं कह रहा हूँ फर्स्ट डे से, फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे से, मतलब कि ईयर के फर्स्ट डे से 31 मार्च का टोटल प्रॉफिट, जिसमें PNL 18,000 है और जनरल रिजर्व 20,000 है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये आपके प्रॉफिट इसमें एडेड है। अब एडेड है तो मुझे इसमें से सिंपली क्या करना है, 8,000 में अगर इसमें से माइनस कर दो 18,000 में से, तो जो रिमेनिंग बच गया वो पोस्ट प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। 10,000 आपका प्री है, 20,000 में से 10,000 प्री है, तो रिमेनिंग क्या होगा, पोस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी कैसे है, अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसे मिटा के वापस से समझाऊँ तो इसे इन्फॉर्मेशन लिखनी कैसे है। देखिए यहाँ पे सिंपली इन्फॉर्मेशन आपको ये सबसे पहले फॉर्मेट एज इट इज़ याद रखना होगा कि भाई प्री प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट। पोस्ट में आप 2 कॉलम बनाएंगे, PNL और जनरल रिजर्व, ठीक है। और यहाँ पे भी आप 2 चीज़ें लिखेंगे, PNL और जनरल रिजर्व। ये चीज़ आप भूल जाइए थोड़ी के देर के लिए, ये चीज़ मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अभी सिंपली आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, PNL जनरल रिजर्व, PNL जनरल रिजर्व। इन्फॉर्मेशन आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से देगा, इन्फॉर्मेशन जहाँ पे प्री और पोस्ट की इन्फॉर्मेशन देगा, या फिर प्री की इन्फॉर्मेशन देगा और टोटल की इन्फॉर्मेशन देगा, तो पोस्ट की आपको निकाल लेनी है। तो इसमें क्या करना है कि प्री की इन्फॉर्मेशन प्री में डालनी है, पोस्ट की इन्फॉर्मेशन पोस्ट में डालनी है, ठीक है। तो देखिए 8,000 आपके पास में प्री है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 8,000 आपका PNL प्री पोस्ट, ठीक है, प्री PNL, और प्री में आपका 10,000 यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे 10,000 डाल दिया, क्लियर। इसके बाद कहता है कि टोटल प्रॉफिट फर्स्ट डे से लेके 31 मार्च तक का टोटल प्रॉफिट 18,000 है, मुझे पोस्ट का PNL चाहिए, कैसे मिलेगा। तो कहता है इसमें से प्री 18,000 में से प्री का 8,000 है, तो रिमेनिंग क्या होगा, पोस्ट, ठीक है, 10,000, 10,000, ठीक है। और कहता है जनरल रिजर्व के लिए अलग से कॉलम बनाओ पोस्ट के अंदर, प्री के अंदर अलग से कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मिक्स कर दो, लेकिन पोस्ट के अंदर दोनों अलग अलग कॉलम बनाइएगा, ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो पोस्ट के अंदर 20,000 टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से कहता है 10,000 तो प्री है, तो रिमेनिंग क्या होगा सर, पोस्ट 10,000। बस बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पे करना है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। और बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जब मेरे साथ आप इलस्ट्रेशन देखेंगे तो आप पता चल जाएगा कि इतने आसान से क्वेश्चन आपके पास में आते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये आपकी फर्स्ट वर्किंग नोट थी, क्या थी, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ये देखिएगा, ये प्रॉफिट मैं बात कर रहा हूँ बी लिमिटेड की, ठीक है, क्योंकि बी लिमिटेड का यहाँ पे 60% गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं सब्सिडरी के प्रॉफिट की, सब्सिडरी के प्रॉफिट की। तो हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये सब्सिडरी के प्रॉफिट जो है वो बाइफरकेट हो रहे हैं। बाइफरकेट का मतलब क्या होता है, क्यों हम प्री और पोस्ट कर रहे हैं। प्री का मतलब है कि यहाँ पे तो 100% किसका था, यहाँ पे 100% किसका था, पूरे का पूरा बी लिमिटेड का ही था, बात समझे तो, ठीक है। लेकिन पोस्ट में जो है क्या हो गया सर, पोस्ट में क्या हो गया, पोस्ट में जो है ए लिमिटेड ने 60% परचेज कर लिया। इसलिए कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस शीट बनानी होती है, जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। इसलिए हमारे पास में क्या होता है, हम प्री एंड पोस्ट का डिफरेंट डिफरेंट डेटा क्रिएट करते हैं, जिसकी यूज़फुलनेस आप देखेंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे आपके पास में, ठीक है। सेकेंड वर्किंग नोट आप बनाते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि कितने अमाउंट का आपने ये जो शेयर है वो परचेज़ किया, 60% कितने में परचेज़ किया और कितने का होना चाहिए था, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट पे किया या फिर कम। कई बार होता है ना कि हम कोई चीज़ें परचेज़ करते हैं, 50 रुपये की चीज़ होती है, 60 रुपये पे किया, तो हम देखते हैं ना कि 50 की चीज़ थी, 60 रुपये पे किया, 10 रुपये फालतू पे कर दिया। कई बार होता है कि 50 की चीज़ है, 40 में परचेज़ कर लिया, तो 10 रुपये का डिस्काउंट बचा लिया हमने, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे भी है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब ही यही होता है कि आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कितने में परचेज़ किया, कितने में परचेज़ किया आपके पास। तो फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड ने ये जो 60% शेयर है, ठीक है, वो एग्जांपल मैं फॉर एग्जांपल दूँ 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज़ में परचेज़ किए हैं,
ठीक है। तो ये 5 लाख रुपए क्या हो गई सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लाख, ठीक है। इसमें से आपको माइनस करना है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है कितनी, ये 60% जो आपने 5 लाख में परचेज किया, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है कितनी, मतलब कि प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया, ये जानना होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। तो हम कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू, कैसे निकालते हैं कि 60% की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो हम निकालते हैं दो चीज़, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी कैसे निकलती है, तो कहता है शेयर कैपिटल और प्री प्रॉफिट, ये दोनों का टोटल ले लीजिए, उसकी कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे सर, यहाँ पे शेयर कैपिटल किसका लेंगे, आपके पास में शेयर कैपिटल किसका लेंगे, आपके पास में जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी है उसका आपको यहाँ पे लेना है, सब्सिडरी कंपनी होती है उसका यहाँ पे आपको लेना है, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी का आपको शेयर कैपिटल और सब्सिडरी कंपनी का यहाँ पे प्री प्रॉफिट, यहाँ पे तो पूरा सब्सिडरी का ही डेटा बना रहे। तो ये जो प्री प्रॉफिट का जो ये टोटल आएगा, ठीक है, ये टोटल आपको यहाँ पे ले लेना है। लेकिन ध्यान रहे इससे इनटू करेंगे उतना परसेंटेज जितना होल्डिंग कंपनी ने बना रखा है, मतलब कि होल्डिंग कंपनी का कितना है 60%। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि बी लिमिटेड की टोटल शेयर कैपिटल कितनी है वो लिखिए, बी लिमिटेड का प्री प्रॉफिट टोटल कितना है वो लिखिए, ठीक है। अब फिर हम क्या करते हैं, इस टोटल में से ए लिमिटेड का कितना पार्ट है, तो भाई ए लिमिटेड ने तो 60% परचेस किया है, तो 60% उसका पार्ट है। तो हम इंटू 60% करके 60% की वैल्यू निकाल लेते, जो ये 60% की वैल्यू आई वही आपके क्या है, वही आपकी रियल कॉस्ट है, और ये 5 लाख में परचेज किया है। तो फॉर एग्जांपल ये रियल कॉस्ट आती है 4 लाख। तो आप समझिए 4 लाख की चीज़ 5 लाख में परचेज की, तो कहीं ना कहीं 1 लाख ज़्यादा पे किया, तो उसे हम कहते हैं गुडविल। अगर आंसर प्लस में आता है तो उसे हम कहते हैं गुडविल। आप रियल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है, दुकान होती है जिसकी ऑलमोस्ट वैल्यू होती है फॉर एग्जांपल 40 लाख, लेकिन उसके बाजू में से एक रोड निकला, या फिर फॉर एग्जांपल उसकी गुडविल अच्छी है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे ज़्यादा घूम रही है, ऐसा कुछ यहाँ पे हो चुका है, तो उसकी वैल्यू जो है 1 करोड़ हो गई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा वैल्यू 40 लाख से 1 करोड़ हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यू जो इंक्रीज हुई वो क्या होगी, वो आपकी गुडविल होगी, ठीक है। क्योंकि उस दुकान की वैल्यू तो 40 लाख है, लेकिन 1 करोड़ चार्ज किया जा रहा है, तो 1 करोड़ चार्ज किया जा रहा है, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या है, आपने जो सरप्लस पे किया वो क्या होगा सर, गुडविल। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो है फॉर एग्जांपल इसकी कॉस्ट निकल के आई 6 लाख, तो 6 लाख की चीज़ 5 लाख में परचेज़ किया, कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा हुआ, हम परचेजर है, हमें फ़ायदा हुआ, 6 लाख की जो चीज़ है 5 लाख में मिल गई, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदा है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। मतलब कि अगर माइनस में आंसर आता है तो कैपिटल रिजर्व कहेंगे, प्लस में आंसर आता है तो गुडविल कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में, ये क्वेश्चन के साथ वापस से एक्सप्लेन होगा एक एक चीज़, ठीक है, एक एक फॉर्मेट आपका जो है वापस से एक्सप्लेन होगा क्वेश्चन के साथ। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट की एक कॉलम बनानी होती है, वर्किंग नोट बनानी होती है। क्या है वर्किंग नोट, देखिए माइनॉरिटी, जैसे कि मैंने कहा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होल्डिंग कंपनी के लिए बनाया जाता है कि होल्डिंग कंपनी ने फ़ायदा किया या फिर नुकसान, मतलब कि गुडविल पे की है या फिर कैपिटल रिजर्व आपने क्रिएट किया है, ये होल्डिंग कंपनी के लिए बना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है हम किसके लिए बनाते हैं, सब्सिडरी के लिए। कहता है कि शेयर कैपिटल टोटल कितनी है, उसमें से 40% मतलब कि सब्सिडी का पार्ट कितना बच गया सर, 40% ही तो बचा, 60% तो ये लिमिटेड ले गया, तो रिमेनिंग कितना है 40%, तो शेयर कैपिटल जितनी भी है उसका 40% लिखो। प्री प्रॉफिट कितना है, जितना भी प्री प्रॉफिट है, प्री प्रॉफिट का टोटल, ठीक है, उसका टोटल ले लो, उसका 40% ले लो, क्योंकि सब्सिडी का 40% पार्ट ही यहाँ पे है। फिर पोस्ट प्रॉफिट भी ले लो, पोस्ट प्रॉफिट का टोटल, ठीक है, दोनों का पोस्ट प्रॉफिट का टोटल, पूरे का पूरा पोस्ट प्रॉफिट है तो उसका टोटल ले लो, और पोस्ट प्रॉफिट का टोटल लेके 40% आपको कर देना है। उसी तरीके से पोस्ट जनरल रिजर्व ले लो, ठीक है, पोस्ट जनरल रिजर्व जैसे कि मैंने कहा दोनों का लेना है, तो पीएनएल और आपके पास में जनरल रिजर्व, यहाँ पे पीएनएल ही लिखिए, दोनों चीज़ आ जाएगी। पीएनएल, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पीएनएल आपने लिख लिया और जनरल रिजर्व दोनों का 40-40% आपके पास में लेना है और काम खत्म, ठीक है।
फोर्थ आपको जो है बनानी है वर्किंग नोट, वो है कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, जो कि आपके पास में होल्डिंग कंपनी का बनता है कि होल्डिंग कंपनी के पास पहले से कितना रिजर्व पड़ा हुआ है, और प्लस पोस्ट से मतलब कि सब्सिडी में आप देखिए यहाँ पे ए लिमिटेड ने क्या किया, 60% यहाँ पे बी लिमिटेड का परचेस कर लिया, मतलब कि अब बी लिमिटेड जितना भी प्रॉफिट कमाएगा 60% ए लिमिटेड को मिलेगा। ये तो बात मानते हो, 60% प्रॉफिट वो ले लेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ए लिमिटेड के पास तो खुद का कोई ना कोई कारोबार तो है ही, जहाँ से वो प्रॉफिट तो कमा रहा है, खुद का प्रॉफिट तो कमा ही रहा है, प्लस बी लिमिटेड जो भी कमाएगा उसका 60% ले लेगा। तो कहीं ना कहीं ये इसी का मतलब होता है कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व एंड पीएनएल, कि खुद का जो प्रॉफिट है वो तो है ही है, होल्डिंग कंपनी जनरल रिजर्व एंड पीएनएल जो है वो तो है ही है, वो तो कमा ही रहे, प्लस जो सब्सिडरी में जितना परसेंट हमने कमाया पोस्ट पीरियड के अंदर, मैं बेसिकली बात करूँ, पोस्ट पीरियड मतलब कि क्या है सर, पोस्ट पीरियड मतलब कि क्या है, पोस्ट पीरियड मतलब कि ए लिमिटेड ने जो भी चीज़ें परचेज कर लिया आपके पास में, तो पोस्ट पीरियड में जो भी कमाया वो भी ऐड करेंगे, टोटल प्रॉफिट मिलेगा, इसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। अब आइए मेरे साथ क्वेश्चन करिए, एक एक करके मैं हर एक वर्किंग नोट को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है कि आपको यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्वाजिशन, ठीक है, एट द डेट ऑफ एक्वाजिशन मतलब कि जब भी आपके पास में होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशनशिप आया उस डेट तक का माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए, एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि आप ईयर एंडेड, ठीक है, तो कहता है दोनों डेट को जब हमने परचेज किया वहाँ तक, तो वहाँ तक तो सीधी सी बात है 100% किसके पास होगा, जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी, उसी के पास सब कुछ पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल हमारे ही एग्जांपल में देख लो, तो हमारे एग्जांपल में क्या था, एक्वाजिशन डेट क्या थी, 1/10, तो 1/10 तक का जो भी अमाउंट है, ठीक है, प्रॉफिट है, वो तो 100% किसके पास होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि 100% बी लिमिटेड के पास ही होगा। 1/10 को ए लिमिटेड ने जो है 60%, 60% जो है वो परचेज कर लिया, तो 1/10 तक तो 100% किसके पास था, सब्सिडरी के पास। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि डेट ऑफ आपके पास में एक्वाजिशन, ठीक है, डेट ऑफ एक्वाजिशन को आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, डेट ऑफ एक्वाजिशन आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है आपके पास, और कहता है डेट ऑफ कंसोलिडेशन, वहाँ भी आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, तो दो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको निकालने हैं, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है सेकेंड चीज़, कहता है कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालिए, ठीक है, गुडविल और आपके पास में कैपिटल रिजर्व निकालिए, ठीक है, ओके जी। इसके बाद कहता है अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज्यूमिंग होल्डिंग कंपनीज ओन प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास में 2 लाख है। तो देखिए यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको समझ में आती है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछ रहा है, मतलब कि हमारी जो वर्किंग नोट नंबर 3 मैंने पढ़ाई वो इंडिविजुअली क्वेश्चन बना के आपको पूछ लिया गया, तो वो कैसे निकलता है, तो फॉर्मेट आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये कहता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालिए। याद करिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व कौन सी वर्किंग नोट से बनता है सर, वर्किंग नोट नंबर 2 जिसका हेडिंग था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, वहीं से ही हमने गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख के बताऊँ, तो यहाँ पे आपके पास में कौन सी वर्किंग नोट बनेगी, वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पे हेल्प करेगा, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब कि वर्किंग नोट नंबर आपके पास में 3, तो वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 आपके पास में हेल्प करेगा। कहता है फोर्थ नंबर कहता है कि आपको जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अमाउंट निकालना है, जहाँ पे खुद का होल्डिंग कंपनी का खुद का 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, खुद का कितना है, 2 लाख रुपए का आपके पास में प्रॉफिट है, तो यहाँ पे ये चीज़ 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आपको कहा है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अमाउंट निकालिए, तो वो कौन सी वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4। मैंने कहा था कि एक एक क्वेश्चन आपको जो है सोल्व करेगा, ये वर्किंग नोट आपको समझाए, तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग भी हो चुकी है, एक एक वर्किंग नोट को समझेंगे। चलिए सबसे पहले तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। कहता है कि आपके पास में 4 केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। सब्सिडरी कंपनी के नेम दे रखे हैं कि सब्सिडरी कंपनी कौन कौन सी है, तो ए बी सी डी।
कहता है परसेंटेज ऑफ शेयर ओन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ शेयर ओन मतलब कि आपके पास में ये सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स कितने प्रतिशत शेयर जो है वो होल्डिंग कंपनी ने ले लिए। तो कहता है ए लिमिटेड जो सब्सिडरी कंपनी है इनके 90% शेयर्स जो है होल्डिंग कंपनी ने ले लिए, बी लिमिटेड की 85% चले गए, तो मोर देन 50% है। देखिए मोर देन 50% है तो सब्सिडी और होल्डिंग का रिलेशनशिप आ जाएगा। यहाँ पे 80% ले चुके हैं और यहाँ पे 100%। अब कॉस्ट कहता है कि ये 90% कितने में परचेस किया गया, कहता है कि 1,40,000 में परचेस किया गया। 85% जो है 1,04,000 में, यहाँ पे 80% 56,000 पे किया है और 100% 1,00,000 में पे किया गया है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि यहाँ पे डेट ऑफ एक्वाजिशन मतलब कि जब ये शेयर्स परचेज करे गए, ठीक है, उस डेट को यहाँ पे शेयर कैपिटल और पीएनएल कितना था, तो उस डेट तक का पीएनएल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, शेयर कैपिटल हमारे एग्जांपल के हिसाब से 1/10 तारीख थी, आप देखें तो एग्जांपल के हिसाब से 1/10 जहाँ पे मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, तो यहाँ पे भी देखिए वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 1/10 तक, यहाँ पे भी हमारा 1/1 था, यहाँ पे 1 जैन तक है हमारा, यहाँ पे 1/10 है। ठीक है, वहाँ तक का प्रॉफिट ये दे रहा है, देखिए। और फिर कंसोलिडेटेड यहाँ पे आपको बैलेंस शीट के हिसाब से, बैलेंस शीट डेट मतलब कि 31 दिसंबर आपका ये यहाँ पे कहा गया है। तो डेट तो कुछ भी हो सकती है, 31 मार्च हो सकती है, 31 दिसंबर हो सकती है, इसने 31 दिसंबर दे रखा है। ठीक है, तो 31 दिसंबर आपका लास्ट डेट है। तो कहता है कि शेयर कैपिटल उस डेट को यहाँ पे टोटल इतना है और पीएनएल टोटल इतना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कंसोलिडेट यहाँ पे कहता है कि शेयर कैपिटल और पीएनएल इतना है, तो इसका मतलब क्या है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि इसमें टोटल है, ये टोटल है, मतलब कि जिसमें जो प्री है, ये डेट ऑफ एक्वाजिशन मतलब ये प्री पीरियड का दे रखा है, ये तो आप समझते हैं, डेट ऑफ एक्वाजिशन तक का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्री पीरियड का है और ये पोस्ट पीरियड का है। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट पीरियड का मतलब कि यहाँ पे 31 दिसंबर तक का टोटल दे रखा है। अगर आपको सिंपली पोस्ट का अलग करना है तो प्री का चीज़ें जो है इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको जो है पोस्ट पीरियड का अमाउंट मिल जाएगा। जैसे कि हमारे एग्जांपल में भी बिल्कुल इसी तरीके से था कि मैंने आपको टोटल अमाउंट दे रखा था, तो आपने क्या किया, प्री का माइनस करके यहाँ पे अमाउंट निकाल लिए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी करना पड़ेगा। आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्या है फॉर्मूला माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने का, कहता है शेयर कैपिटल ले लो, प्री प्रॉफिट ले लो, पोस्ट प्रॉफिट ले लो, आपके पास में पोस्ट प्रॉफिट में पीएनएल जनरल रिजर्व जितना भी है सब कुछ ले लो और इनटू परसेंटेज कर देना, जो आपकी शेयर होल्डिंग है सब्सिडरी की वो परसेंटेज ले लेना। ठीक है, देखिएगा आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये हम सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन जो है देखें। ठीक है, सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो आंसर नंबर पॉइंट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए, इसमें पॉइंट नंबर 1 की बात करें, पॉइंट नंबर 1 की बात करें, ठीक है ना, तो कहता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी दो चीज़ें इसने पूछ ली, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसमें भी इसने दो चीज़ें पूछ ली, एक तो डेट ऑफ एक्वाजिशन किया तब का दिखा दो और डेट ऑफ कंसोलिडेशन, वहाँ भी आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल के दिखिए। तो यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए हमें क्या चीज़ें निकालनी होती है, आपको अगर फॉर्मेट पता है तो आप सारी चीज़ें निकाल पाएंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए कहता है कि आप शेयर कैपिटल लीजिए। ठीक है, शेयर कैपिटल लीजिए, आपके पास में प्री प्रॉफिट जितना पड़ा हुआ है, ठीक है, वो लीजिए, और पोस्ट प्रॉफिट जितना है, पोस्ट प्रॉफिट में आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉलम बनाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे जो है दो चीज़ें होती है, एक पोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पोस्ट जनरल रिजर्व। ठीक है, ओके जी,
तो ये दो चीज़ें, लेकिन ध्यान रहे ये अमाउंट कितना परसेंट लेंगे, जितना परसेंट सब्सिडरी का पार्ट है, ठीक है। तो सब्सिडरी का जितना परसेंट पार्ट है उतना परसेंट ही यहाँ पे लिया जाएगा। तो सब्सिडरी का पार्ट कितना है, तो कहता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। अगर ए का कहूँ तो ए का पार्ट कितना है सर, 10%। समझ में आ रहा है। 90% होल्डिंग कंपनी ने परचेज कर लिया, ये क्या है, परसेंटेज शेयर्स ओन, मतलब कि होल्डिंग कंपनी ने ए लिमिटेड में से कितने ले लिए, 90% ले लिया, तो बचा क्या, 10%। मतलब कि 10% की होल्डिंग अभी ए के पास है। बी के केस में कहूँ तो 85% है, मतलब कि 100 माइनस 85, मतलब कि 15%। 15% 85, 15% है। सी के पास 80% है, मतलब कि यहाँ पे 20% होल्डिंग इनके पास है, और 80% आपके पास में होल्डिंग कंपनी ले गया। और डी की बात करूँ तो यहाँ पे डी के पास कोई होल्डिंग नहीं है, क्योंकि 100% जो है वो होल्डिंग कंपनी ले गया, मतलब कि यहाँ पे 0%, नील कह सकते हैं आप, ठीक है, नील। तो हर एक के केस में आपको जो है इतना परसेंटेज का पार्ट लेना है। मतलब कि ए की बात करूं तो ए जो है, इनकी शेयर कैपिटल प्री प्रॉफिट वगैरह लेना, लेकिन 10% इंटू करके लेना, ठीक है, क्योंकि वह परसेंटेज वाला पार्ट लेंगे जितना इनकी होल्डिंग है, ठीक है, होल्डिंग बच गए। तो आइए फॉर्मेट के हिसाब से गिवन है तो फॉर्मेट के हिसाब से ही चलाएंगे आपके पास में। चलिए, कहता है कि केस है आपके पास में, तो केस का एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। केस 1, 2, 3 एंड आपके पास में 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, 4, ठीक है। चलिए, ये आपके पास में, ठीक है। चलिए, इसके बाद कहता है सब्सिडरी कंपनी का नेम है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप निकाल रहे हो तो सब्सिडरी का ही, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है सब्सिडरी कंपनी का होल्डिंग आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेम भी लिख लेते हैं कि भाई सब्सिडरी कंपनी के नेम क्या है। शॉर्ट फॉर्म अब वैसे अलाउेबल नहीं है, आप नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं लिख रहा हूँ उसे पॉसिबल। ए केस वन जो है वो ए के लिए है, बी के लिए ये केस 2, सी और डी, ठीक है। वैसे नाम की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट केस गिवन है तो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये चीज़ भी क्लियर। अब मुझे यहाँ पे होल्डिंग लिखनी है, इनकी होल्डिंग कितनी है, ठीक है। होल्डिंग का परसेंटेज सबसे पहले लिख लूँ, जो कि मैंने निकाल लिया है। कहता है ए का 10%, बी का 15, सी का है 20%, और डी की कोई होल्डिंग नहीं है, नील, ठीक है। अब मुझे बताना कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बेस क्या है। तो सर कहता है कि शेयर कैपिटल प्री प्रॉफिट सब कुछ लेना है। तो बताइए शेयर कैपिटल क्या गिवन है। बिल्कुल सर, शेयर कैपिटल गिवन है, तो शेयर कैपिटल लिख लो, शेयर कैपिटल लिख लो। लेकिन शेयर कैपिटल क्या 100% लेना है सर, शेयर कैपिटल क्या 100% लेना है, नहीं। शेयर कैपिटल को आपको इंटू कर देना है, किससे, होल्डिंग के परसेंटेज से, ठीक है। पूरा शेयर कैपिटल नहीं लेना है, उतना शेयर कैपिटल लेंगे जितनी इनकी होल्डिंग है, ठीक है। होल्डिंग इतनी बच गई वही आपको लेना है। तो यहाँ पे इनके पास होल्डिंग देखिए, टोटल शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख है, लेकिन 1 लाख नहीं लेना है, जितनी होल्डिंग है उतना ही शेयर कैपिटल, मतलब कि 10%। तो 1 लाख का 10%, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में 10,000 रुपीज़, 10,000 की यहाँ पे आपके पास में शेयर कैपिटल। ये सारी चीज़ें रुपीज़ में है, तो ये भूलिएगा नहीं, रुपीज़ में है सारी की सारी चीज़ें। इसके बाद बात करें यहाँ पे बी की, तो कहता है आपके पास में 1 लाख की ही शेयर कैपिटल है, तो 1 लाख की शेयर कैपिटल है इनटू आपके पास में 15% आपके पास में होल्डिंग बच गई है। मतलब कि अगर अमाउंट की बात करूँ तो कितना अमाउंट आपके पास में पड़ा है, तो 1 लाख इंटू 15%, तो 15,000, ठीक है, 15,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करें सी की, तो सी के पास कितनी कैपिटल है टोटल, कहता है 50,000 की कैपिटल पड़ी हुई है, लेकिन सी का अब बच गया कितना पार्ट, कहता है 20% ही बचा है, बाकी का तो होल्डिंग कंपनी ले गई।
तो 20% बचा है, तो 50,000 का 20% बचा कितना अमाउंट का है, तो कहता है कि इनके पास तो अब यहाँ पे 10,000 की ही कैपिटल इनकी है, बाकी तो होल्डिंग कंपनी ले गया। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नील का मतलब है नील, क्योंकि सीधी सी बात है, आप देखिएगा कि डी की टोटल 40,000, यहाँ पे 50,000 की कैपिटल है, इनके पास तो कोई भी पार्ट बचा ही नहीं, तो 50,000 इंटू 0% मतलब कि नील। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं बचती, ये चीज़ खत्म आपके पास में। चलिए ओके, अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या लेनी होती है सर, शेयर कैपिटल तो लिख लिया, प्री प्रॉफिट लेना है सर, प्री प्रॉफिट। प्री प्रॉफिट का मतलब होता है कि जहाँ तक एक्वासिशन हुआ वहाँ तक का प्रॉफिट, तो क्या ऑलरेडी आपको गिवन है, देखिए 1/1/2001 को एक्वासिशन हुआ, डेट ऑफ एक्वासिशन बोल रहा है, वहाँ तक का प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, तो लिख लो भाई, लिख लो प्री प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट आपके पास में। ठीक है ना, प्री प्रॉफिट, तो कहता है प्री प्रॉफिट जो है वो आपके पास में कितना है, तो प्री प्रॉफिट कहता है 1 लाख, सॉरी यहाँ पे 50,000, 30,000, 20,000, 40,000, 50,000, 30,000, 20,000 और यहाँ पे 40,000 है। ठीक है, लेकिन सर एक ही दिक्कत कि 40,000 यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये टोटल 100% पार्ट है, अब इनके पास तो कितना बच गया, ये परसेंटेज वाला बच गया, तो इंटू 10% यहाँ पे बचा है, इनके पास कितना बचा, 15%, इनके पास 20% बचा है, और इनके पास डी के पास तो कुछ भी है ही नहीं, नील। ठीक है, 0%। ओके, तो यहाँ पे डी का तो नील ही है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 10% मतलब कि 5,000, 30,000 इंटू 50%, तो कहता है 4,500, 20,000 इंटू 20%, तो कहता है 4,000, और डी का तो नील है। ठीक है ना, ये चीज़ आपके पास में आ जाए। अब आगे क्या करना है, अब आगे आगे की बात करते हैं। प्री प्रॉफिट भी हो गया, अब कहता है पोस्ट पीएनएल और जनरल रिजर्व। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट का पीएनएल ही पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व नहीं है, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट पीएनएल पड़ा हुआ है, इसकी ही इंफॉर्मेशन है पोस्ट पीएनएल की, तो वही चीज़ लिख लेंगे। चलिए, कहता है आपके पास में कितना कितना अमाउंट है पोस्ट में, कहता है 70,000, लेकिन ये 31 दिसंबर तक का अमाउंट टोटल दे रहा है, तो मैं कहता हूँ पोस्ट का इसमें कितना है, मैं कहता हूँ पोस्ट का कितना है, ये तो आप 31 दिसंबर तक का कह रहे हैं। ठीक है, इसमें कहीं पे भी ये वर्ड नहीं लिखा है कि पोस्ट प्रॉफिट है, ये तो आपको दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, कहता है 31 दिसंबर तक का, मैं कहता हूँ पोस्ट का अमाउंट कितना है। ठीक है ना, तो सर पोस्ट की बात करें तो 70,000 पूरा है, इसमें से प्री का माइनस कर देंगे तो पोस्ट का मिल जाएगा, तो प्री का कितना अमाउंट है सर, 50,000 यहाँ पे है। ठीक है, इस 20,000 में से कहता है कि आपका जो प्री का अमाउंट है वो 30,000 है, माइनस 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आंसर माइनस में भी आ सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। 20,000 का प्रॉफिट है, कहता है प्री में भी 20,000 है, तो 20,000 माइनस करेंगे, तो पोस्ट में तो कुछ कमाया ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 55,000 का प्रॉफिट है, कहता है 40,000 प्री का है, 40,000 प्री का है। ठीक है, तो बचा कितना, तो अगर यहाँ पे बचा हुआ अमाउंट निकालें तो यहाँ पे 20,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 20,000 लिख रहा हूँ, 20,000 अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में 30,000 माइनस करेंगे तो 10,000 आ रहा है, लेकिन ये माइनस में आ रहा है, 10,000 माइनस। ठीक है, इसके बाद 20,000 यहाँ पे तो ज़ीरो है आपके पास, और यहाँ पे 40,000 माइनस किया, 55,000 में से 40,000 माइनस किया तो 15,000 है। ठीक है, इन सब का वो वाला परसेंटेज लेंगे जितना इनका होल्डिंग है, तो यहाँ पे 10% इंटू करेंगे,
लॉस हुआ है तो लॉस में भी आपका कितना लॉस हुआ है, तो कहता है सब्सिडरी कहता है कि भाई 15% ही मेरा पार्ट है, तो लॉस भी मैं कितना बियर करूँगा 15%। बाकी का कौन बियर करेगा, होल्डिंग कंपनी, क्योंकि उसका ही है, प्रॉफिट कमाता है तो वो उसका, लॉस हुआ है तो भी वो बियर करेगा। और यहाँ पे तो ज़ीरो है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आंसर तो नील ही है। और यहाँ पे भी आपका पास में कोई प्रॉफिट नहीं है, सारा का सारा कौन लेके जाएगा, होल्डिंग कंपनी, तो इनको तो कुछ नहीं मिलना है, तो यहाँ पे आंसर नील है। यहाँ पे आपके पास में आंसर नील है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2000, ठीक है। और यहाँ पे 10,000 है आपके पास में, माइनस 10,000 इंटू 15%, मतलब कि आंसर आ रहा है 1500, लेकिन माइनस इसका मतलब है लॉस है, यहाँ पे PNL का अमाउंट लॉस में है, ठीक है। अब सिंपली माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब टोटल इनका कर लेना है, ठीक है, इनका टोटल, तो इनका टोटल करना होता है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल लिए, बस टोटल निकाल लीजिए, काम खत्म। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इंटरेस्ट कौन सा पूछा है, कहता है कि द डेट ऑफ एक्वाजिशन बी बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे कहूँ टिल द डेट ऑफ एक्वाजिशन, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा, ये पहला और उसी के साथ पूछा कि एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन भी बताइए, एट डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। तो यहाँ भी आप बताइए, कहता है दोनों चीज़ें बता दीजिए, तो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है, क्योंकि सारी चीज़ें निकाल चुके हैं, बस हमें यहाँ पे लिखना है। कहता है कितनी कंपनी है, तो कहता है ABC, और आपके पास में D कंपनी है। द डेट ऑफ एक्वासिशन, एक्वासिशन तक का प्री एंड प्रॉफिट बता दीजिए। तो कहता है देखिए, एक्वासिशन तक की बात करें तब तक तो यहाँ पे प्री प्रॉफिट ही था, ठीक है, इसे नहीं लेना है, कहता है। बात समझिए, एक्वासिशन डेट तक का जो है यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब कि एक्वासिशन डेट तक का मतलब कि सारा का सारा प्री चीज़, मतलब कि यहाँ तक की पूछ रहा है, यहाँ तक, ठीक है। ये क्या कहा जाएगा, ये आपका कहा जाएगा टिल एक्वासिशन, ठीक है। ठीक है। और ये कंसोलिडेशन पूछा जाए, टिल कंसोलिडेशन मतलब कि ये पूरे का पूरा पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये एक्वासिशन है, ये चीज़ आपके पास में क्या है, एक्वासिशन। और कंसोलिडेशन का मतलब पूरे का पूरा। तो एक्वासिशन का मतलब होता है कि जहाँ तक आपके पास में एक्वायर किया जाएगा वहाँ तक का टाइम, ठीक है। हमारे एग्जाम्पल में भी आपने देखा कि एक्वासिशन कब हुआ, 1/10 को, तो वहाँ तक का टाइम क्या है सर, ऑलवेज प्री है। तो ये सिर्फली क्या कह रहा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए सिर्फ और सिर्फ प्री प्रॉफिट तक का, पोस्ट प्रॉफिट को मत लेना, ठीक है। तो प्री प्रॉफिट तक का मतलब कि कहूँ तो शेयर कैपिटल प्लस प्री प्रॉफिट, यही दो लेना है, तो 10,000 प्लस 5,000, 10,000 प्लस 5,000, तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 15,000। तो अगर एक्वासिशन डेट तक की बात करें तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 15,000 ए का, बी की बात करें तो 15,000 प्लस 4,500, ये 5 है, ठीक है। 4,500 मतलब कि 15,000 प्लस 4,500, तो 19,500 आपके पास में आता है। तो 15,000 प्लस 4,500 आपके पास में 19,500। सी की बात करें तो कहता है सी के पास में कितना प्रॉफिट है, तो कहता है 10,000 की शेयर कैपिटल है, प्री प्रॉफिट 4,000 का है, 10,000 प्लस 4,000 आपके पास में इज इक्वल टू 14,000 का यहाँ पे प्रॉफिट पड़ा हुआ है प्री एक्वासिशन तक का। और डी का कहता है कि सब कुछ नील ही है, यहाँ पे तो बात ही आपके पास में ख़त्म हो जाती है, कोई नहीं। अब कहता है एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन तक का बताइए, मतलब कि लास्ट डेट तक का, मतलब कि पोस्ट भी लीजिए प्री भी लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 10,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, 10,000
प्लस 5000 प्री प्रॉफिट है प्लस 2000 पोस्ट प्रॉफिट, तो ये आपके पास में 17000। ठीक है, इसके बाद आपके पास बी की बात करें 15000, 4500 और 1500, लेकिन 1500 लॉस में है, तो 15000 प्लस 4500 प्लस 1500 है लेकिन वो माइनस में है, तो कहता है आंसर निकालिए। तो 15000 प्लस 4500 माइनस 1500, 18000। ठीक है, और नेक्स्ट आपके बात करें तो कहता है सी का बताइए। तो सी देखिए 10000, 4000 और यहाँ पे तो नील है, तो मतलब कि आंसर तो वही रहना है 10000 प्लस 4000, क्योंकि पोस्ट प्रॉफिट है ही नहीं इनके पास। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके पास में 14000 पहले भी था, आज भी 14000 ही है। और डी के तो क्या ही बात करें, सब कुछ नील ही है, डी का तो पूरे का पूरा होल्डिंग कंपनी के पास ही चला गया है, तो आपके आंसर जो है नील आ जाता है। अगर सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पे देखिए 15000, 19500 आपके पास में, 14000 और नील देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 17000, 18000, 14000 और नील आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ख़त्म। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब गुडविल कहता है, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व जो भी है वो निकालिए। तो हमारी वर्किंग नोट नंबर 2 जो है सिखा रहा था, ये कहता है कितने में परचेस किया ये बताओ, तो ये तो डायरेक्टली आपको गिवन है। माइनस कर देना है शेयर आपका जो है होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग कंपनी ने जितना शेयर ले रखा है वो चीज़ ले लो। शेयर का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस प्री प्रॉफिट। ठीक है, शेयर कैपिटल प्लस प्री प्रॉफिट। तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा वो सॉल्व करते हैं। आपके पास में सेकंड क्वेश्चन जो पूछा, ठीक है, कहता है कि गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, निकालिए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है भाई, आप कहिए कि आपके पास में कॉस्ट कितनी है। ठीक है, कॉस्ट कितने में आपने ली है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम पूरा लिखे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने में आपने परचेज किया है। ठीक है, तो कहता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, केस के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। तो कितने में परचेज किया है होल्डिंग कंपनी ने इन लोगों के पास से। तो कहता है ए के पास से जो 90% हमने परचेज किया है होल्डिंग कंपनी ने, कहता है 1,40,000 में, 1,40,000 में परचेज किया है। बी के पास से 85% परचेज किया है, कहता है इसके लिए पे किया है 1,04,000। सी के पास से परचेज किया है, कहता है 56,000 पे किया है आपने ये परचेज करने के लिए। और कहता है 100% यहाँ पे डी के पास से परचेज करने के लिए पूरे का पूरा 1,00,000 का पेमेंट किया है, तो ये पेमेंट हमने किया। इसमें से क्या करना है, एज़ पर हमारा जो वर्किंग नोट है, कहता है जितनी भी कॉस्ट है इसमें से माइनस कर दो शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी। शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी का मतलब है शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, लेकिन उतना पार्ट जितना होल्डिंग का है। ठीक है, तो ओके, तो ये आपका यहाँ पे 2 और कॉलम बना देंगे, शेयर कैपिटल, ठीक है, एंड आपके पास में प्री रिजर्व, सॉरी प्री प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल जल्दी से बता देंगे। कहता है शेयर कैपिटल 1,00,000 है, शेयर कैपिटल 1,00,000 है यहाँ पे 1,00,000 है, सी के अंदर 50,000 और यहाँ पे भी 50,000, 50,000, 50,000। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा कि पूरे का पूरा अमाउंट नहीं लेना है, उसका वो पार्ट लेना है जितना आप होल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे का पूरा शेयर कैपिटल नहीं लेना है, इनटू आपको करना है जितनी आपकी होल्डिंग है। कहता है यहाँ पे 90% होल्डिंग है, यहाँ पे कहता है 85% होल्डिंग है, तो इंटू 85%। यहाँ पे कहता है 80% आपकी होल्डिंग है, और यहाँ पे कहता है पूरे का पूरा 100% ही ले लिया है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ है। तो अगर आंसर निकाले यहाँ पे तो कितना आ रहा है, तो 90% मतलब कि यहाँ पे 90,000 आएगा।
ठीक है, 90,000। यहाँ पे 1 लाख इंटू 85% मतलब कि 85,000 होगा, 85,000। ठीक है, यहाँ पे 50,000 इंटू 80% 40,000। ठीक है, और यहाँ पे तो 100% मतलब कि पूरे का पूरा 50,000 रुपीज़ का परचेज हो चुका है। प्री प्रॉफिट में आपको क्या लेना है, प्री प्रॉफिट कितना है? तो सर प्री प्रॉफिट ये रहा 5,000, 4,500 और 4,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में प्री प्रॉफिट की बात करें 5,000, 4,500 और कितना कहा था, और यहाँ पे 5,000, 4,500 और 4,000 का। ठीक है, और यहाँ पे तो आपके पास में कोई प्री प्रॉफिट नहीं है, नील है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में, तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना है, उतना पार्ट जितना आप होल्डिंग करते हैं, मतलब कि इसमें से आपका कितना है, तो उतना जितना हमने होल्डिंग किया है 90%, यहाँ पे 85%, यहाँ पे 80%। ठीक है, और यहाँ पे तो नील ही है, क्या ही आप इंटू करेंगे। ठीक है, तो आंसर निकालिए। 5,000 इंटू 90% मतलब कि 4,500, 5,000 इंटू 90%, हाँ 4,500। ठीक है, यहाँ पे 4,500 इंटू 85% मतलब कि 3,825। ठीक है, और यहाँ पे 4,000 इंटू 80% मतलब कि 3,200, और यहाँ पे तो नील ही है आपके पास में। ठीक है, कॉलम बना लेते हैं, लाइंस ड्रॉ कर देते हैं आपके पास में। चलिए, तो ये हमने बना लिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या है गुडविल निकालने का, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। कहता है कॉस्ट में से ये दो चीज़ों माइनस करना है। तो तीनों चीज़ें हम निकाल चुके हैं, हम क्या करना है, ये मान लीजिए मैं ए नाम दे देता हूँ इसको। ठीक है, ये बी है और ये सी है। अब गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए आपको करना क्या है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए गुडविल या फिर कहे कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो ए है, ठीक है, आपकी कॉलम ए है, ए में से आपको माइनस करना है क्या चीज़, बी प्लस सी माइनस कर देना है। आपके पास में आ चुका होगा गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। तो बताइए ए के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ए का बताइए सबसे पहले। ए का हम कैलकुलेशन करें तो कहता है ए के पास में टोटल आपके पास में कॉस्ट 1,40,000 है, इसमें से माइनस करना है बी प्लस सी। तो बी 90,000 है, 4,500, 90,000 प्लस 4,500। आंसर प्लस में आ रहा है तो गुडविल, माइनस में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एक मिनट ज़रा, हमने यहाँ पे प्री प्रॉफिट में गलती कर दी। प्री प्रॉफिट में हमने ये 10% वाला पार्ट ले लिया, ये लेना था 50,000, 30,000, ये हमने गलती कर दी यहाँ पे। यहाँ पे हमें प्री प्रॉफिट लेना था, हमने सब्सिडरी का प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, प्री प्रॉफिट कितना है, 50,000 है, गलती हो गई। 50,000, 30,000, 20,000 और आपके पास में यहाँ पे 40,000 है। ठीक है, यहाँ पे 100% पार्ट है। तो आंसर निकालिए जल्दी से, आंसर निकालिए जल्दी से। कहता है 50,000 इंटू 90% मतलब कि 45,000, 45,000 आपके पास में। 30,000 इंटू 85% 25,500। ठीक है, 20,000 इंटू 80% कहता है 16,000 आपके पास में। ठीक है, और यहाँ पे तो पूरे का पूरा 40,000, 100% अमाउंट है।
गलती हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है ना। चलिए, कोई बात नहीं, होती रहती है गलती। आपको भी सीख मिल गई कि भाई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 90,000 और यहाँ पे 45,000 है। तभी तो मैं कहूँ कि इतना छोटा अमाउंट कैसे आ रहा है प्री प्रॉफिट में। हमने तो गलती कर दी थी क्या, कि भाई ये सब्सिडरी का जो 10% वाला अमाउंट है वो ले लिया गलती से, हमें तो पूरा लेना था, फिर उसका परसेंटेज करना था, तो ये हमने कर दिया। 90,000 प्लस 45,000, ये टोटल आता है 135,000। हमने परचेज 140,000 में किया, मतलब कि ज़्यादा में किया। गुडविल है आपके पास में, ठीक है, गुडविल। ओके, या फिर साइड में ही लिखता हूँ, ये गुडविल है आपके पास, यहीं पे आपके पास में लिखता हूँ गुडविल, ठीक है। ओके, इसके बाद बी की बात करते हैं। बी के क्या कहता है कि भाई 1,04,000 में परचेज़ किया। खर्चा कितना किया, कहता है 85,000 और आपके पास में 25,500। 25, 85, यहाँ पे कितना था, 85,000 प्लस 25,500, ये कम आया। खर्चा कितना किया, 1,04,000, तो खर्चा ज़्यादा है या फिर इनकम। तो वो कहता है कि 85, आपका 85,000 प्लस 25, यहाँ पे कहता है, ये आंसर आ रहा है 1,10,500। और आपने खर्चा कितना किया है, 1,04,000 माइनस 1,04,000। वाह जी, कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया है आपने, तो बढ़िया है। मतलब कि कम कॉस्ट में परचेज कर ली है आपने, कितना, 6,500 का कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर लिया। बहुत ही बढ़िया, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ओके जी। इसके बाद आपके पास में सी का क्या कहना है। सी का कहना है कि भाई हमने तो 56,000 में परचेज किया तो, 56,000 में परचेज किया तो आपके पास में, ठीक है ना। और कितना होवे, तो 56,000 का परचेज किया तो, और होवे कितना, होवे कहता है 40,000 प्लस आपके पास में 16,000, तो टोटल कितना होवे है, 40,000 प्लस 16,000, तो ये आपके टोटल है 56,000। यहाँ पे ना ही कोई प्रॉफिट है, ना ही कोई लॉस है, ना ही मतलब कि गुडविल है, ना ही कैपिटल रिजर्व। बहुत ही बढ़िया, जितनी कॉस्ट थी उतना ही पेमेंट कर दिया, काम ख़त्म। यहाँ पे कहता है 1,00,000 की कॉस्ट है, मतलब कि खर्चा 1,00,000 किया। और कहता है आपके पास में इनकम कितनी है, तो कहता है 50,000 प्लस 40,000। बहुत ही बढ़िया, कहता है 10,000 रुपीज़ गुडविल। गुड गुड, ज़्यादा पेमेंट कर दिया आपने, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे गुडविल कहता है 5,000 पहले में, तो यहाँ पे 5,000 गुडविल, 6,500 आपके पास में कैपिटल रिजर्व। तीसरे में कोई ना ही प्रॉफिट है, ना ही कोई लॉस है, मतलब कि ना ही गुडविल ना ही कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पे कहता है 10,000 आपका गुडविल, ठीक है। तो ये क्रिएट भी हमने कर दिया। अब बताइए क्या पूछ रहे हैं। कहता है थर्ड अमाउंट तो बड़ा ही सिंपल सा पूछ रहे हैं। कहता है भाई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दे दो, तो हम दे देते हैं भाई, वो मांग रहा है दे दो भाई। छोटी सी बात पूछ रहा है, कोई बड़ी बात तो है नहीं आपके पास में। तो कहता है कि भाई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दीजिए। तो सिंपल सी बात है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे निकलती है, आइए हमारी वर्किंग नोट पे। कहता है एक तो होल्डिंग का जितना है वो तो ले लो, ठीक है। होल्डिंग कंपनी का जितना भी आपके पास में जनरल रिजर्व पीएनएल है, इसने क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख है। और कहता है इसमें ऐड करो पोस्ट से जितना मिला। पोस्ट से जितना मिला मतलब कि इंटू परसेंटेज जरूर करना होल्डिंग का, ठीक है, होल्डिंग का परसेंटेज जरूर करना इंटू। तो देखिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अमाउंट आपके पास में, ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले तो ये बताइए कि खुद का कितना है। कहता है 2 लाख है, ठीक है। तो खुद का तो 2 लाख है, होल्डिंग कंपनी, ठीक है।
यहाँ पे हम पूरा ही चलिए लिख लेते हैं एकदम, ताकि आपको एकदम से समझ आ जाए। कहता है जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PNL है आपके पास में, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ होल्डिंग कंपनी, खुद का कितना है सबसे पहले तो ये देखो, ठीक है। होल्डिंग कंपनी तो कहता है ABCD ऐसे टोटल 4 कंपनीज है, ठीक है। खुद का कहता है 2 लाख है, तो सब में 2 ही लाख लिख लेंगे। खुद का तो 2 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें फॉर्मूले के हिसाब से इसमें आपको ऐड करना होता है पोस्ट से जितना मिला, पोस्ट से जितना मिला, लेकिन ध्यान रहे पोस्ट में उतना ही परसेंटेज करना जितना आपका होल्डिंग है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ठीक है। आपका जितना बनता है वही तो लेंगे, ठीक है, पूरा थोड़ी ना लेंगे 100%। हाँ, 100% आपने परचेज किया तो 100% लेंगे, ठीक है। तो बताइए पोस्ट प्रॉफिट कितना है। तो कहता है पोस्ट प्रॉफिट यहाँ पे 20,000 है, 20,000 में से आपकी होल्डिंग कितनी है सर, 90%। तो 20,000 इंटू 90%, मतलब कि 18,000। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद कहता है पोस्ट प्रॉफिट आपका कितना है, यहाँ पे पोस्ट प्रॉफिट नहीं है सर, लॉस है यहाँ पे 10,000 का, ठीक है। और आपकी होल्डिंग कितनी है 85%, तो आपको लॉस कितना बियर करना पड़ेगा 85%। तो 10,000 इंटू 85%, 8,500, लेकिन लॉस है माइनस करेंगे आपके पास में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिखाओ, तो यहाँ पे तो कोई लॉस ही नहीं है, ना ही कोई प्रॉफिट है, मतलब कि पोस्ट प्रॉफिट है ही नहीं, नील। ऐसे भी पोस्ट प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, आप फॉर्मेट में देखे तो कहाँ गया हमारा फॉर्मेट, ये रहा। पोस्ट प्रॉफिट 20,000, 10,000 माइनस है 0, और यहाँ पे 15,000, यहाँ पे देख सकते हैं 15,000, ठीक है। तो वही तो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, ठीक है। यहाँ पे 15,000 है, तो 15,000 इंटू होल्डिंग परसेंटेज कितना है 100%, मतलब कि पूरे का पूरा प्रॉफिट आपका ही है, लेके जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाई, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो 2 लाख प्लस 18,000 आपके पास में, यहाँ पे 2,18,000, ठीक है। यहाँ पे 2 लाख माइनस 8,500 आपके पास में, तो यहाँ पे 1,91,500, ठीक है। इसके बाद कहता है कि आपके पास में यहाँ पे तो ज़ीरो है, तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना है 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में 2,15,000, और काम ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन में देख लीजिए, इसने भी यहाँ पे दे रखा है, देख लीजिए। आपने जो है यहाँ पे सिंपली इसने क्या किया, इंडिविजुअली कैलकुलेट करके दे रखा है, सिंपली इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली तो हमने दिखाया, आपका ओवरऑल भी कंसोलिडेटेड अमाउंट भी दे दिया, क्योंकि इसने कहा था कि 2 लाख रुपीज़ आपके ईच के हिसाब से है, तो हमने यहाँ पे 2 लाख ईच के हिसाब से ले लिया, ठीक है। तो हमने तो दोनों अमाउंट देखी, ठीक है, हमने दोनों अमाउंट दे दिया। आपने यहाँ पे सिंगल में कैलकुलेट करा है, हमने दोनों कैलकुलेट करके दे दिया, जो आपको लेना है ले लीजिए, काम ख़त्म आपके पास में। तो ये आपका था इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 1। जितना टाइम यहाँ पे लगा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एक वर्किंग नोट आपको समझानी थी, ठीक है, कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, गुडविल मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जो निकालते हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व, वो कैसे करते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं, ये चीज़ मुझे पढ़ाना था, काम ख़त्म। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हमारे पास में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से आपके पास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, चलिए।